सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सुपर ट्यूसडे हमेशा से मंगल में के रोज़ होने वाले अमेरिका के इंतखाबात में अब की बार भी एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के और कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही थी और वैसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। लेकिन इंतखाबात से पहले ये बात हुई कि शायद रिपब्लिकन इस बार फिर से पलड़ा उनका भारी होगा, लेकिन अब तक के नताइज में डेमोक्रेट्स बहरहाल अभी तक आगे हैं, लेकिन बहुत सी नशिस्तें अभी बाकी हैं क्योंकि 238 के साथ जो बाइडन डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार वो इस वक्त बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि रिपब्लिकन यानी कि सदर ट्रंप इस वक्त उनसे पीछे हैं। फ़र्क काफ़ी है, लेकिन 270 के दरमियान भी फ़र्क अभी जो बाइडन के लिए उसी तरह से है। हमेशा की तरह स्विंग रियासतें किस की तरफ पलटेंगी ये देखना है, लेकिन अभी तक जो मुतमईन सूरत हाल अमरीका से दोनों सदारती उम्मीदवारों की बातचीत से नज़र आ रही है, उसमें जो बाइडन अपनी फतह की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जानिब ट्वीट किया जाता है, बयान दिया जाता है कि फतह के जश्न के अलावा कुछ नहीं सोचा जा रहा रिपब्लिकन उम्मीदवार यानी मौजूदा सदर ट्रंप की जानिब से, लेकिन साथ ही उन्होंने धांधली के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बातें शुरू कर दी हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका का सदर कौन होगा। नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान या पूरी दुनिया में इसलिए ज़्यादा बात होती है क्योंकि बिलाशुबा अमरीका इस वक्त एक सुपर पावर है और अमरीका के जो खारजी मामलात हैं उनके असरात बहुत से ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान और एशिया के हालात के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक है। इसलिए आपने देखा 2 दिन से पाकिस्तान के टेलीविजन पर मुसलसल अमरीका के इंतखाबात, अमरीकी सदारती मामलात के हवाले से बात हो रही है, बहस हो रही है, रिपोर्ट किया जा रहा है। हमारे भी वहाँ चीफ न्यूज़ ऑफिसर फैसल अजीज़ खान मौजूद हैं, उनसे भी हम वहाँ की सूरत हाल जानेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है। लेकिन जो अमरीका में मौजूद सियासी लोग हैं, सियासी जमातों से मुंसलिक लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर जो रिपब्लिकन का पिछले इंतखाबात में तरीका और ख़ास तौर पर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ रही हैं, जो फॉरनर्स हैं उनके हवाले से और ख़ास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, जिस किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई और इलेक्शन से पहले जिस तरह से डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन ने मुसलमानों के हवाले से और फॉरनर्स के हवाले से बयानात और पॉलिसीज़ को वाज़े किया, उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद जो फॉरनर्स की है, जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके जहाँ पर मौजूद हैं जो लोग हैं, उनका डेमोक्रेट्स की जानिब अब की बार रुझान ज़्यादा नज़र आ रहा है। करेंगे इस वक्त हमारे साथ डेमोक्रेट मेंबर वो मौजूद हैं, रुकन बहुत शुक्रिया अनीला अली साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका अनीला अली, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अभी तक तो जो सूरत हाल है हम वो पाकिस्तान के एक लफ्ज़ में आपको मुबारकबाद ही देंगे कि 238 आपकी जमात जो है वो इस वक्त लीड कर रही है, लेकिन अभी देखना है कि थोड़ा सफ़र 32 सीट्स का है, लेकिन उस पर भी अभी तक जो रिपोर्ट्स हम अमेरिकन चैनल्स पर देख रहे थे उसमें भी अब तक बेहतरी जो है वो आ रही है। लेकिन मामला ये है कि ये आप समझते हैं कि ये सारे का सारा अब की बार चीज़ें चेंज होने की वजह से है कि दोबारा से डेमोक्रेट्स को लाया जा रहा है, या जो सदर ट्रंप की पॉलिसीज़ थी उनकी वजह से ये ज़्यादा अंदर। पहले तो कहा गया कि अमरीकियों को बड़ी खुशी हुई कि अमरीका की बात करने वाला आया है, अमरीकियों की बात करने वाले हैं सदर ट्रंप, लेकिन अब की बार जो तवक्को की जा रही थी आज से 7-8 माह पहले या साल पहले कि सदर ट्रंप हो सकता है कि दोबारा से इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन नताइज खासे कदरे मुख्तलिफ रहे। क्या बुनियादी वजह थी? में मेल और पोल्स जो देख तो काफी मोमेंटम लीनिंग है, बाइडन की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हो कि ये कह दिया था कि देखें लग रहा है जो बाइडन जीतेंगे, और कुछ लोगों ने भी जोर कि वो जीतेंगे। लेकिन ये है, देखिए हमने शुरू से 2 एनालिस्ट से मेरी बात हुई है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और इन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट बनेगा उसने जीता होगा पेंसिल्वेनिया, और अभी पेंसिल्वेनिया में मिलियंस ऑफ वोट्स काउंट नहीं हुए हैं जो मेल बैलेट्स आए, बल्कि दूसरे स्टेट्स में अभी लग रहा था 6-7 घंटे पहले फ्लोरिडा भी जीत जाएंगे, चला गया प्रेसिडेंट ट्रंप। इस तरह से मुझे लग रहा है
कि जब मैं थी राय अच्छा, अनिला दोबारा से रब्ता करते हैं कुछ शायद आवाज़ का डिस्टॉर्शन आ रहा है। अनिला अली साहब, अब बड़ा आपसे इस पर मजीद भी बात करते हैं यूएस इलेक्शन के हवाले से, लेकिन एक बात बहरहाल अब बड़ी वाज़ेह, जिस तरह से इब्तदाई तौर पर यह बात की कि पॉलिसीज़ का जिस तरह से असर अमरीका के अंदर सदारती इंतखाबात के मामले से होता है, उसी तरह से अगर बात की जाए बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्शन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से, साउथ एशिया के हवाले से, यूरोप से भी इवन बड़ा ताल्लुक होता है। तो वहाँ पर लोग इस वक्त अमरीकी सदारती इंतखाबात को पूरी दुनिया देख रही है कि मामलात किस तरफ जो है वो करवट बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। अनीला अली साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ साबिक सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब मौजूद हैं। नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप पूरी दुनिया के हालात मामलात के हवाले से भी आपसे बात करते हैं कि क्या असरात होंगे अगर डेमोक्रेट्स आते हैं या रिपब्लिकन दोबारा से जीत जाते हैं, कोई मिरेकल होता है। लेकिन अब की बार जो पहला इलेक्शन की जो नताइज अभी तक आ रहे हैं कि 238 डेमोक्रेट्स के इलेक्टोरल वोट और अभी तक पीछे चल रहे हैं सदर ट्रंप। मामला ये है कि 213 अभी तक उन्होंने वोट हासिल किए। ये लग रहा था कि ट्रंप के आने के बाद और ख़ास तौर पर पिछले कोई एक साल से अमेरिका के अंदर तब्दीलियां कि लोग अब की बार जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, ट्रंप के मामलात हैं, उससे नाला हैं और वोट डेमोक्रेट्स होगा, या फिर आपको लगता है कि ये कोई बैरूनी एक इस तरह से असर बना है कि जो वहाँ पर फॉरेनर्स हैं, वहाँ जो बाकी लोग मौजूद हैं, उनका इस बार ज़्यादा रद्द अमल सख्त आया है रिपब्लिकन की पॉलिसीज़, ख़ास तौर पर ट्रंप की पॉलिसीज़ के हवाले से, कि ये इलेक्शन इस तरह से बन रहा है जो इस वक्त तक के नताइज है? देखिए, पहले तो देखना है कि इलेक्शन के नताइज क्या हैं। इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि शायद जब हम अखबारें पढ़ते हैं अमेरिका में और अमेरिका तब से पढ़ते हैं, तो उसमें बाइडेन की जो लीड थी उसको शायद हम ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिकली देखा है। अब वाज़ेह है कि जो ट्रंप की सपोर्ट है, जो हिमायत है, जो एक उसकी बेस वो खासी एक्टिव रही है और उन्होंने ज़्यादा वो खुद आके डाले हैं बजाय इसके कि वो मेल वोटिंग करें। तो इस वजह से अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि 16-18 नवंबर तक अगर कोर्ट के में चैलेंजेस जो ट्रंप करेगा उनको अगर एक तरफ रखा तो फिर 16-18 नवंबर तक आपको किसी नतीजे की उम्मीद रख सकते हैं। उससे पहले आप उम्मीद नहीं रख सकते, क्योंकि तब तक सब वोट जो हैं वो गिने नहीं जाएंगे। आज है विस्कॉन्सिन में, मिशिगन में, आर्कांसो में और नॉर्थ कैरोलिना में ये वोट गिने नहीं गए हैं, और जब ये वोट गिने जाएंगे और इनको सर्टिफाई किया जाएगा, ये सर्टिफिकेशन बहुत अहम है, जब तक सर्टिफाई नहीं किया जाएगा तब कंप्लीट नहीं होंगे। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अभी सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें आपको पता है कि पिछले 4 साल में ट्रंप ने बहुत सारे जो जजेस हैं उनको अपॉइंट किया है, क्योंकि उनकी सेनेट में अक्सरियत थी तो वो अपॉइंट कर सकते थे। सिर्फ सेनेट की उनको कंफर्मेशन की जरूरत थी, और जहां तक मुझे इल्म है कोई 1600 से ज्यादा जजेस ट्रंप ने नॉमिनेट किए और सेनेट ने उनको कंफर्म किया है। तो अब सिस्टम है वो इंतहाई कंजर्वेटिव कोर्ट सिस्टम है, और जब ये चैलेंजेस होंगे तो मुझे लगता है कि कोर्ट में कुछ तो कहेंगे कि साहब हमारा पहला फर्ज कानून है, लेकिन कुछ को अपनी आइडियोलॉजी और अपनी जो लीडिंग है उससे चलने का इम्कान होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये चीज़ें कोर्ट में फंसेंगी कुछ वक्त तक, लेकिन अगर इससे हम बच सकते हैं, और उसका एक इम्कान ये है कि जस्टिस वो उनसे कहेगा कि अभी हम नहीं कर सकते, अब हमें लॉ के चलना है, तो फिर 16-18 तक आपके पास किसी किस्म के नतीजे आएंगे।
सही। अच्छा, नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ रहेगा। अनीला अली साहब हमारे साथ हैं, डेमोक्रेट रुकन हैं। अनीला साहब, एक तो बात आप कर रहे थे, मैं चाहूँगा वो बात भी अपनी मुकम्मल कीजिएगा जो मेरा सवाल था, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब की बार पहले पहल तो इस तरह से नज़र आ रहा था, यहाँ पे बैठे शायद आई एम रॉन्ग, कि लेकिन कि जो बाइडन जो है वो उस तरह से स्लो एंड स्टडीज विंस द रेस वाला मामला हुआ। पहले कुछ मामलात और थे, फिर अचानक बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो डेमोक्रेट्स के लिए बेहतरी हुई, और उसके बाद फिर आज नताइज कदरे मुख्तलिफ है। बहरहाल अभी नतीजा बहुत लंबा है, लेकिन अब आप समझती हैं कि ये जो डेमोक्रेट्स के आने से जो पॉलिसीज़ में चेंज, एक इंटरनल पॉलिसी में चेंज अमेरिका का आया, फिर से वैसे मामलात फॉरेनर्स के साथ और मुस्लिम, जैसा मैंने पहले सवाल किया था कि मुस्लिम्स के साथ वैसे कुछ बेहतरी के मामलात नज़र आएंगे? देखिए, हम होपफुल हैं कि जो बाइडन जीतेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये टाइम लगेगा, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। उन्होंने तो 2 बजे डिक्लेयर कर दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया कि आई हैव वन, इलेक्शन ख़त्म हुए, वोटिंग जो मेल इन बैलेट्स है उसको बंद करो। और इसमें उन्होंने और चैलेंज किया है डेमोक्रेट्स को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, और आधा अमेरिका, जैसे कि इस वक्त अमेरिका इतना पोलराइज हो गया है और इतनी वो वेज आ गई है बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड बिटवीन द ट्रम्प सपोर्टर्स कि ये बड़ा मुश्किल होगा जो बाइडन के लिए भी एक कमिंग इनटू ऑफिस कि वो कैसे एक सेनेट रिपब्लिकन्स के पास लगता है जा रही है, हाउस फिर डेमोक्रेट्स के पास है। आपने देखा 4 साल कुछ भी हम कर नहीं सके क्योंकि यही मसला था। तो उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल होंगे पहले 2 साल, और उसके अलावा ये अनप्रेसिडेंटेड वो आई है, पेंडेमिक आई है। लेकिन जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, डेमोक्रेटिक जो एनालिस्ट हैं, तो हम ये कह रहे थे कि इनकी सपोर्ट एक बिल्कुल ही अनरूली तरीके से आ जाती है, कहीं ना कहीं से इनकी आती है, और पोलस्टर्स फिर वो रॉन्ग हो जाते हैं और वो जाके दोबारा क्वेश्चंस देखते हैं कि उन्होंने क्या पूछा था, क्या उनका ज़रा सा स्वे हो गया था, क्वेश्चन बायस्ड हो गया था, और उन्होंने फिर अपने रिवाइज किए क्वेश्चंस और पोलिंग दोबारा की। और उसमें देखें आप, ब्लैक लाइव्स मैटर का इतना लंबा इशू है, सिस्टेमिक रेसिज्म का बहुत सालों से है, और उस पर भी इतनी सरप्राइज बात है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन मेल वोट है वो लास्ट टाइम से 8% ज़्यादा हो प्रेसिडेंट ट्रंप को मिला है। तो ये सोचने की बात है कि इस ग्रुप के साथ हमारी जो डेमोक्रेटिक मैसेजिंग है वो क्यों नहीं सही है, क्यों हम चेंज नहीं कर सके, हम कैसे अपनी पार्टी को उनको ज़्यादा अपील दे सकते हैं। तो इस वक्त आई थिंक बहुत सारे इश्यूज हैं जो बैठ के हमें सोचने पड़ेंगे और चेंज करना होगा। मैं समझती हूँ कि ये एक रिस्पॉन्स है, एक इकोनॉमी हमारी कोलैप्स हो गई, दुनिया की इकोनॉमी हम पे डिपेंड करती है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, इलेक्शंस के दौरान और लोगों के पैसे कम हो गए, और अब आपकी अमेरिका में ये फियर है लोगों का, और स्पेशली लो इनकम कम्युनिटी जिसमें माइनॉरिटीज ज़्यादा होती हैं, एक्सेप्ट फॉर द एशियन अमेरिकन्स, हमारे एशियन अमेरिकन्स आर मोर प्रॉस्परस, लेकिन जो लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं, लटीनोज, अफ्रीकन अमेरिकन्स, उनमें तो ये डर है ना कि हमें कल कौन निकाल देगा घर से। ट्रंप ने तो अभी इस साल काफ़ी हैवी चेक्स आए हैं, लोगों को खुश भी किया है। तो मैं यही देख सकती हूँ कि क्या सोच रहे होंगे पीपल ऑफ कलर जब वो जाके प्रेसिडेंट ट्रंप को वोट कर रहे होंगे। इट कुड बी द इकोनॉमी, कोविड तो हो नहीं सकता है। तो 2 इश्यूज हमने जो पोलिंग देखी है वो 2 इश्यूज लोगों ने उस पर वोट किया है, एक कोरोना पे और एक इकोनॉमी में। एंड जो इनका सर्ज आई है, जो हमें ज़रा सा सेटबैक हुआ है, तो वो इसीलिए हुआ है कि उन्होंने क्लोज इन किया है कि इकोनॉमी ही अच्छी चलाएंगे, बिकॉज इनकी ब्रांडिंग ऐसी है। आप देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ब्रांडिंग है माचो, अनकंडीशनल, मैं जो चाहे कह दूंगा, मैं चाइना से लड़ लूंगा लेकिन शायद मैं चाइना से पीछे से दोस्ती भी कर लूँ, और मैं मुस्लिम्स को बैन कर दूंगा बट मैं सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात अच्छे कर लूंगा। तो देखिए उनकी जो है ना ये बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं बाइपोलर विजन है, जिससे कि कुछ लोग पसंद करते हैं ये और उनको वोट करते हैं। तो ये भी एक आई थिंक फिनोमेनॉन है जो कि अभी हमें फिर रिपीट
परफॉर्मेंस और ये दे रहा पिछले है। इलेक्शन में भी ये चीज़ें नज़र आई कि उन्होंने ये इस तरह तकसीम किया और उसके बाद चीज़ें भी हुई। लेकिन ये आप इंटरनल मामलात के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अब देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब, आपसे सर सवाल, अगर हम ट्रंप के दौर में, कोरोना तो पूरी दुनिया के लिए था और बड़ी मुश्किलात थी कोरोना के, लेकिन नजमुद्दीन शेख साहब, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान में फ़ौज के इनखला और तालिबान, अमरीका मामलात, तालिबान, अफ़गान हुकूमत मामलात और उसमें पाकिस्तान के भर मामलात है। आप समझते जो ट्रंप की ये पॉलिसीज़ हैं कि अगर ट्रंप नहीं जीतते हैं तो डेमोक्रेट्स के हवाले से बड़ा मुख्तलिफ रहा है अफ़गानिस्तान का पिछला इरा जो ओबामा का है, तो आप क्या समझते हैं इस पर कुछ शिफ्ट आने का है? ये चीज़ें क्या इसी तरह से चलेंगी कि जो वाइट हाउस के मामलात थे वो अलग हैं, जो वहाँ बिल्कुल बाकी मामलात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से पेंटागन के, वो अलग चलेंगे? ये क्या अगले आने वाले दिनों में प्रेडिक्शन हो सकती है इस पर? देखिए, अगर बाइडेन आता है तो उस सतह पे जो सियासतदान है अमेरिका में, उनमें बाइडेन सबसे ज्यादा तजर्बेकार है और उसका तजर्बा खारजा पॉलिसी के सिलसिले में खास तौर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे रहा है। उन्होंने वो बिल पास करवाया था, 5 बिलियन डॉलर्स की पैकेज बनाया था। वो फिर बाद में पैकेज नहीं हुआ, वो और चीज़ है। लेकिन उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिलसिले में हमें एक रास्ता ढूंढना है और रास्ता पाकिस्तान के जरिए होगा और पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता सही करना है। तो ये पहली चीज़ है। और वो अब अगर आए तो वो इसी तरह चलने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिए कि उनकी जो रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ, उसमें पोम्पियो और ट्रंप की उससे ज़्यादा डिविएशन नहीं होगी। लेकिन कमाला हैरिस का कहना है और बाइडेन का कहना है कि जो चीज़ें अभी कश्मीर में हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए और जो हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ, अक़लियतों के साथ है, इसको रोकना ज़रूरी है। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ें कही हैं उससे मुझे लगता है कि जो चीज़ें हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के चाइना को वो अपना राइवल समझेंगे, वो राइवल ज़रूर समझेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो उनके साथ कोऑपरेशन भी करेंगे, क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म में क्लाइमेट चेंज एक बहुत अहम नुक्ता है और वो अहम नुक्ता पूरा नहीं हो सकता जब तक कि चीन के साथ ताउन न हो। दूसरा कि चीन ने हमेशा कोशिश की है कि वो सरमायाकारी अमेरिका में करें और पाबंदियों के बावजूद अभी भी ये नज़र आता है कि अमेरिकी सरमायाकार चीन में पैसा लगाना चाह रहा है और चीन अमेरिका में पैसा लगाना चाह रहा है। ये चीज़ें हैं जो कि बाइडेन को अपने मद्देनज़र रखनी होंगी और चूंकि उसका पहला फोकस इस पे होगा कि जो उसकी पुरानी अलायंसेस हैं, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है या यूरोप में नेटो को स्ट्रेंथन करना है, ये चीज़ें वो करेगा। और हमारे खित्ते में ख़ास तौर पे ईरान के साथ जो वो पॉलिसी वो तब्दीली इस नोयत की नहीं आएगी कि वो अब ईरान को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे या JCPOA पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन उससे बातचीत शुरू होगी और उससे हमारे खित्ते में जो तनाव है वो कुछ कम होगा, तनाव भी कम होगा और फिर हमारे साथ वो रिश्ता मैं समझता हूँ कि उसकी पुराने तजर्बे के बिना पे वो देखेगा कि देखिए ये 2 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं साउथ एशिया में और इनमें जो बिगाड़ है उस बिगाड़ की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर कॉन्फिगरेशन हो सकती है और उसकी वजह से वो उसकी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान किसी किस्म का राब्ता हो और उसमें जो भी इमदाद अमेरिका दे सकता है वो दे। तो ये इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान समझेंगे कि उसकी उनको ज़रूरत है और वो उनका प्राइमरी पार्टनर रहेगा। लेकिन दूसरा पहलू जो साउथ एशिया का है उस पर वो ज़रा ज़्यादा फोकस करेंगे बनिस्बत पोम्पियो और ट्रंप के। तीसरी चीज़ इसमें ये देखनी है कि मुसलमानों की तरफ उनका क्या एटीट्यूड रहेगा और मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा है कि
मैं सदर बनूंगा सब अमेरिकनों का, सिर्फ उनका नहीं जो कि मुझे मेरी हिमायत कर रहे हैं, लेकिन सबका बनूंगा। और हमारे यहाँ टॉलरेंस का माहौल था उसको मैं फिर रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा। तो जो इस्लामोफोबिया है अमेरिका में है, यूरोप में है, उसके खिलाफ वो कोशिश करेगा। और चूंकि अमेरिका अभी भी सोल सुपर पावर की हैसियत रखता है, उसका असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बाइडेन के आने से बहुत सारी चीजें दुनिया भर में बेहतर होंगी और हमारे खित्ते में भी बेहतर होंगी। इसके बावजूद कि उनकी प्राइमरी इंटरेस्ट हमारे सही। तो इसका मतलब है कि जो बाइडेन के आने से, लेकिन इंटरनली जो चैलेंजेस होंगे वो क्या होंगे, हम ब्रेक के बाद जो है वो नीला अली साहब से जानेंगे। जो एक पोलराइज सोसाइटी होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बारे में अमेरिका में बात की जाती रही पिछले 4 साल से, उसके हवाले से एक बड़ा चैलेंज होगा या कोई और मामला है जो बाइडेन अगर जीतते हैं? तो हम यहाँ पर एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से। और डेमोक्रेट रुकन अनीला अली साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपकी पार्टी और जो बाइडेन जीत जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि इंटरनली सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बाइडेन के लिए क्या हो सकता है जो उनको पूरा करना है, और जो इस वक्त खासा मुश्किलात उनके लिए खड़ी कर सकता है? देखे तो एज ए डेमोक्रेट मुझे लगता है कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा ये चैलेंज होगा कि वो देखें, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, अभी आपने कहा अमेरिका के, तो ये जो हाफ ऑफ अमेरिका इतना पोलराइज हो गया है, तो उनको साथ लाना होगा। तो he'll have to work towards bipartisan support on everything, क्योंकि आप देख रहे हैं सेनेट भी रिपब्लिकन्स के पास लगता है चला जाएगा और हाउस हमारे पास रहेगा। इसका मतलब है जो हाउस से पास होगा सेनेट में रुक जाएगा। तो उनके लिए तो सबसे बड़ा यही चैलेंज होगा कि दोनों पार्टीज को हील करें, उनको लेके आए साथ। और ये आसान काम नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज तो दुनिया पे है कोरोना वायरस का। लेकिन हम होप करते हैं कि क्योंकि उनके पास एक प्लान है, मास्क मैंडेट होगी, वैक्सीन फ्री होगी, टेस्टिंग फ्री होगी, तो उससे जो फियर और डर है, जो मार्केट्स अनस्टेबल हैं, वो सारी बेहतर हो जाएंगी। ये तो पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरनल जो हीलिंग उनको करनी पड़ेगी, एक तरफ से उनको फार लेफ्ट पुल करेगी, एक तरफ से उनको मॉडरेट डेमोक्रेट्स मेरे जैसे पुल करेंगे, और उनको बीच में चलना होगा। और जो हमारे फार लेफ्ट के डेमोक्रेट्स हैं तो वो काफ़ी बोलते हैं, आपको जो ट्विटर में नज़र आते हैं वो काफ़ी फार लेफ्ट डेमोक्रेट्स हैं। मॉडरेट डेमोक्रेट्स कहते हैं कि दुनिया को हील करो, अमेरिका गुडविल फैलाए, वो हमारे लिए बेहतर है। और वो चाहते हैं कि अब उनको देखिए, डेमोक्रेट्स भी मैं उनके साथ काम कर रही हूँ 15 साल से, और इट्स ओनली नाउ कि मुझे लगता है कि मैंने उनको एजुकेट किया, कि उन्होंने पूछा भी कि कश्मीर का इशू क्या है, किससे स्टेम करता है। ये सब आया है 4 साल में इन लाइट। पहले तो एक इशू था, तो सारे मुसलमान एक इशू लेके बैठे हुए थे, मिडिल ईस्ट। पाकिस्तान का इशू भी 70 साल से चल रहा है, तो वो क्यों नहीं हम डिस्कस कर रहे थे, जबकि मुस्लिम कांग्रेस में है, लेकिन कश्मीर का इशू कोई नहीं डिस्कस कर रहा था। तो ये अब हमारी एडवोकेसी विद द डेमोक्रेटिक पार्टी बढ़ेगी। हमारी भी जो यूथ है, जो इंडियन यूथ है और जो पाकिस्तानी यूथ है, दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साउथ एशियंस। वो अमेरिका में साथ बैठे हुए होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होंगे। अभी आपने देखा यंग लोग वापस आए हैं वोट करने के लिए, और वो बियॉन्ड कलर एंड रिलीजन है, वो जस्टिस बिलीव करते हैं, इक्वालिटी। अभी आप देखें रिप्रेजेंटेटिव रो खन्ना है, वो इंडियन है और हिंदू हैं, और उन्होंने मोदी के खिलाफ बोला, इस्लामोफोबिया को कहा रिजेक्ट करो, मोदी को रिजेक्ट करो। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस हैं, ये आवाज़ें हमें पहले कभी नहीं आई थी डेमोक्रेटिक पार्टी से। अब जो है, अब उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे ही जो बाइडेन ने उनको एंडोर्समेंट मिला डेमोक्रेटिक पार्टी का, हमने उनको फ़ौरन कॉन्टैक्ट किया, कश्मीर के लिए कुछ काम करो। ये बात नहीं है कि हमने 4 साल ट्रंप साहब को नहीं कहा कि कश्मीर को रिजॉल्व करें, उनको ह्यूमन राइट्स उनकी रिस्टोर करें।
उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि उनकी पॉलिसी इज आइसोलेशनिज्म। और जो उनका बेस है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पाकिस्तानी समझें कि ट्रंप पावर में कैसे आए। वो पावर में इसलिए आए, जो उनकी बेस है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, उसमें इतनी नेगेटिविटी हो गई थी कि 20 साल से अमेरिका ने अपने ट्रूप्स भेजे हैं, इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी रखी है, कॉन्फ्लिक्ट्स में आगे हैं, इराक देख लें कहाँ है, अफगानिस्तान। तो वो जो नेगेटिविटी थी उस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2016 में चैलेंजेस इंटरनली और एक्सटर्नली हैं, अब ये देखना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात की अनिल अली साहब कि ये जो इस वक्त प्रोग्रेसिव यूथ वाद है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के साथ जो है वो अमेरिका चल रहा है और चलना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं हो सकते, जिसे पिछले 4 साल में वो नज़र भी आया। बहुत शुक्रिया अनिल अली साहब, डेमोक्रेट रुकन हमारे साथ मौजूद थी और अमरीकी इंतखाबात के हवाले से बोल पर खुसूसी ट्रांसमिशन चल रही हैं और आपको लम्हा बलम्हा वहाँ की सूरत हाल से आगाह करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान में एक और मामला बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी अब तादाद बढ़ती जा रही है और मामला है कोरोना का। कोरोना में पिछले 4 हफ्तों के अंदर इतने केसेस बढ़े कि अब ये तादाद 15,000 के करीब पहुंच चुकी है मरीजों की जो एक्टिव केसेस हैं। एक वक्त था 5,200 यानी वो नीचे आया है और बॉटम टच कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि शायद यही तादाद को हम 2,000, 2,500, 1,200 पे ले जाएंगे, लेकिन 1,364 केस पिछले 24 घंटों में आए हैं। एहतियात नहीं हो रही है और दूसरी ये लहर है जो पूरी दुनिया को हिट कर रही है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, पीएमए के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये फिर बेहतियाती के मामलात हैं या कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अब कोरोना यहाँ 1,300 ये है और खुदा न खास्ता फिर ये वैसे ही केसेस की तादाद जैसे जून जुलाई में वो बढ़ गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसका जो स्ट्रेट जवाब ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली हम एहतियात नहीं कर पा रहे हैं और डे 1 से हम एहतियात नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये सेकंड लेयर जो है वो आ गई है। और सेकंड लेयर में भी जो सेकंड वेव्स जो हमारी अब आई है, अब इस सेकंड वेव्स में इसको भी हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आप देख रहे हैं और हमने इसका था, बल्कि हुकूमत ने भी किया था कि ये ग्रेजुअली बढ़ सकता है अगर हमने एसओपीज को फॉलो नहीं किया। और मैंने अभी आपके प्रोग्राम से भी बात कही थी कि कहीं पर भी हमें एसओपीज पे फॉलो करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे। इवन कि हमारे सरकारी जो मीटिंग्स हैं वो टेलीवाइज किया जाता है, दिखाया जाता है, उसमें भी लोग हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मास्क नहीं लगाया हुआ है, और अगर लगाया हुआ है तो मास्क गर्दन पे है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि ये वजह है जिसकी वजह से लोग जो है वो बिल्कुल भी इसको केयर नहीं कर रहे हैं और लोग आप हाले भी मिल रहे हैं और वो तमाम चीजें वो कर रहे हैं जैसे कि लगता ये है कि कोरोना पाकिस्तान से गायब हो गया है। ये बहुत ही तशवीश की बात है। और मैं समझता हूँ संजीदगी हुकूमत की नहीं थी शायद, उसी वजह से अब आवाम में भी वो रद्द अमल उस तरह नजर नहीं आ रहा है कि पहले मास्क था, अब जहाँ पाबंदी है कि बगैर मास्क एंट्री नहीं होते, लोग वहाँ पर मास्क इस्तेमाल करते हैं, अगर जहाँ पाबंदी नहीं है वहाँ अब इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लोगों को खुद से अब संजीदा होना है या आप समझते हो हुकूमत को पहले जैसी सख्ती के अमल शुरू करना पड़ेगा? देखिए, ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं। आपको याद होगा जब हमने शुरू में ये बात की थी और मैंने 22 जनवरी को मुतनब्बे किया था कि हमें बहुत ये कोरोना पाकिस्तान में आने वाला है, बहुत इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उस वक्त भी कहा था कि 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक तो पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि हमने करना क्या है और जो भी करना है वो पूरे पाकिस्तान के लिए करना है। ये नहीं हो कि एक सुबह कुछ कर रहा है, दूसरा सुबह कुछ कर रहा है। दूसरी बात ये थी, हमने डिमांड की थी और हमने अभी तक मुस्तकिल डिमांड कर रहे हैं कि एक कानून साजी की जाए और कानून साजी में कुछ ना कुछ सजाएं, कुछ ना कुछ पनिशमेंट होनी चाहिए, डिटरेंस होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई अगर मैं मास्क पहन के नहीं जा रहा हूँ तो मुझे जो है ना 500 रुपए देने पड़ेंगे, मुझे जो है 100 रुपए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, सजाएं अगर रखी जाए तो मैं समझता हूँ कि इस पे फौरी तौर पे अमल दरामद हो सकेगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारे लोग जो है वो बदकिस्मती हमारी ये है कि हम लोग ऐसी चीजों को बहुत देर से इस पे अमल दरामद करते हैं और चूंकि हम आपके लोगों को बताना चाहते हैं कि खुदारा एसओपीज को फॉलो करें, क्योंकि अभी ये जो सेकंड वेव्स आई है इसमें पाकिस्तान में अब
6 डॉक्टर इंतकाल कर गए हैं और ये जो वेव्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी जो वायरस की जो म्यूटेशन के बाद आ रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे कराची के अंदर 3 डॉक्टर साहब यहाँ थोड़ी मैं वजाहत मजीद चाहूंगा आपसे कि पहले जो था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वायरस है अब की बार जो दूसरी लहर में है, मतलब ऐसे जो पहले अटैक कर रहा था उससे भी ज्यादा खतरा हो सकता है अब की बार? जी बिल्कुल, अभी जो पहले वायरस था उसमें भी लोगों पे जो वायरस आया म्यूटेट करने के बाद वो खतरनाक आया और जानलेवा साबित हुआ। लेकिन ये जो वायरस आ रहा है हमने देखा कि यार एक थर्सडे लास्ट थर्सडे वो बैठ के हॉस्पिटल में खाना खा रहा है और नेक्स्ट थर्सडे वो इंतकाल कर जाता है डॉक्टर। तो ये इतनी जल्दी एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कोई एक नहीं है, कराची में भी पंजाब में भी कुछ इसी तरह के, पेशावर में भी अभी जो है इस तरह से इतनी तेजी से लोग इंतकाल कर रहे हैं। तो लगता यही है कि ये जो सेकंड वेव का जो वायरस है ये म्यूटेट होने के बाद बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो लिहाजा तमाम, और मैं समझता हूँ कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा अहम रोल है, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो हुकूमत में नहीं है। तमाम रिलीजियस पार्टीज से मेरी दरख्वास्त है और तमाम NGO से दरख्वास्त है कि खुदारा ये एहतियात करें, वरना फिर यही होगा कि अस्पताल पे लोड बढ़ेगा, फिर वर्कर्स पे लोड बढ़ेगा और फिर अनफॉर्चुनेटली हम खुदा ना खास्ता हम किसी ऐसी जगह पे ना फंस जाए जहां पर हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो ऑलरेडी वीक है, वो कहीं कोलैप्स ना कर जाए। लिहाजा तमाम लोगों से दरखास्त है कि अपनी हिफाजत करें, अपने घर वालों की हिफाजत करें ताकि ये बीमारी को जल्द से जल्द इसका खात्मा हम पाकिस्तान से कर सकें। सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उससे सर सियासी मामलात भी चलते रहे हैं, मजहबी मामलात भी साथ साथ चलते रहे हैं और खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें होती रही हैं। अब पाबंदियाँ नहीं लगाई गई हैं तो उसके बाद अब सूरत हाल अगर पाबंदियाँ लगती हैं तो लोग जो है वो फिर से मुश्किलात में होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में कोरोना ने वो असर ही नहीं छोड़ा जिसकी वजह से लोग खौफजदा होते, क्योंकि हमसाया पाकिस्तान में ईरान हो या अफगानिस्तान या फिर भारत बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर अटैक हुआ है। इसका हमें यहाँ पर ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि अगर फिर पाबंदियाँ लगती हैं तो सर मसाइल वहीं पर खड़े होंगे, तो इसके बीच का रास्ता कैसे होगा, डॉक्टर साहब से इसके जवाब जानेंगे। हमारे साथ भी ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से हम बात कर रहे हैं कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। डॉक्टर साहब करना क्या, क्योंकि अब दोबारा से लॉकडाउन की कैफियत हो, कारोबार बंद हों, तलीमी इदारे बंद हों, शादी हॉल्स बंद हों, ये तमाम तर चीज़ें बंद होना, क्या यही हल हो सकता है इस वक्त कि इस दूसरी लहर से बचना? डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब अगर आप सुन सकते हैं तो मेरा करना सर अब क्या है? कारोबार बंद होना, शादी हॉल्स बंद होना, स्कूल्स का बंद होना, जो एक्टिविटी चल रही थी उस तमाम बंद होना, बस यही एक हल है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाए। हेलो जी डॉक्टर साहब आप सुन सकते हैं? जी अब मेरी आपकी आवाज मैं सुन सकता हूं। मैंने सवाल पूरा सुना नहीं मैंने। जी 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 डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि क्या अब किया जाए कि सब कुछ बंद कर देना, जैसे लॉकडाउन की पहले कैफियत थी वैसे करना ही एक हल हो सकता है कि दूसरी लहर से बचे हम? बिल्कुल, इसका हल एक तो ये है कि तमाम सूबाई जो हुकूमतें हैं वो स्ट्रिक्ट तरीके से SOPs पे फॉलो कराएं। तमाम ऑफिसेज, प्राइवेट, सरकारी जगहों पे तमाम स्टाफ को कह दें कि बगैर मास्क के ना रहें। इसी तरह से जितने भी शादी हॉल हैं, ये होटल्स हैं और तमाम ऐसे इदारे जहां पर हुकूमत डॉक्टर कैसर सज्जाद से हम दोबारा से बात करेंगे, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त एक चीज़ के बहरहाल बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना की अगर दूसरी लहर है तो दूसरी लहर ने यूरोप के अंदर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा हिट किया है। वहाँ पर अमेरिका में भी ये सूरत हाल, और ख़ास तौर पर इस खित्ते की आबो हवा को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका और ईरान में दूसरी लहर के भी असरात
भारत और ईरान में इस दूसरी लहर के भी असरात बड़े शदीद तर रहे हैं। इस वक्त भी जैसे पहले आज से 4 माह पहले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी रही है, जून, जुलाई और अगस्त के बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता SOP को तर्क करना शुरू किया और आज नवंबर में ये सूरत हाल है कि उन SOPs पर अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।